हेलो एवरीवन। वेलकम टू टीचिंग गोल्स। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सबको पता है कि आपका जो एचटेट की जो टेंटेटिव डेट है वो 17 और 18 जनवरी को रखी गई है। और साथ में आपको ये भी बता दिया गया है कि आपका जो अगला एग्जाम है यानी कि 2026 का एग्जाम भी नवंबर महीने में कंडक्ट करवा लिया जाएगा, नवंबर 2026 में। तो अब आपके सामने ये सवाल आता है कि क्या 17 और 18 जनवरी को एग्जाम होगा? तो अगर देखें पिछले क्राइटेरिया को देखें बेटा, तो आपका 17 और 18 जनवरी को एग्जाम कंफर्म है। अगर ये 2-3 दिन में आपके फॉर्म निकाल देते हैं तो आपका क्या है, एग्जाम 17 या 18 जनवरी को डेफिनेटली होगा। अगर मान लीजिए ये 1 हफ्ता या 10 दिन डिले कर देते हैं तो आपका एग्जाम हो सकता है कि जनवरी के लास्ट तक चला जाए, बट इससे ज्यादा आपका एग्जाम नहीं जाएगा। अब सवाल उठता है कि आपके पास सिर्फ 1 महीना है, इस 1 महीने में अपने सिलेबस को कैसे पूरा करें? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगी कि अगर आप, मेरा सब्जेक्ट हिंदी है यानी कि हिंदी साहित्य, जो बच्चा हिंदी साहित्य से अपनी तैयारी कर रहा है, हिंदी सब्जेक्ट जिस भी स्टूडेंट का है, जिस भी एस्पिरेंट का है, तो वो मेरे साथ टीचिंग गोल्स ऐप पर जुड़ सकता है, क्योंकि टीचिंग गोल्स ऐप पर मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ और मोस्टली मैंने आपको वहां पर सिलेबस कवर करवा दिया है। और इस बैच की पहले ही क्या है, मिनिमम फीस आपके लिए रखी गई है। क्या है, जो ये टीचिंग गोल्स ऐप, जो ये ऐप है, यहाँ पर आपकी इस बैच की मिनिमम फीस रखी गई है। साथ में अब आप लोगों को क्या दिया जा रहा है, डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। अगर आप बैच को एक्सेस करते हैं तो आपको कूपन कोड यानी कि कैपिटल लेटर में आपको एचसेट 25 लगाकर आप इस बैच को खरीद सकते हैं, जिसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। सिलेबस की बात करें तो मैंने वहां पर आपका संपूर्ण हिंदी साहित्य और एनसीईआरटी मैंने 10th तक की आपकी एनसीईआरटी करवाई है, क्योंकि आपके जो टीजीटी एग्जाम है एचटेट हिंदी का, वहां पर आपके एक आध क्वेश्चन आपके 9th और 10th की एनसीईआरटी से भी बनते हैं। 9th और एनसीईआरटी की जो एनसीईआरटी है वहां से अगर आपसे एग्जाम पूछता है तो एग्जामिनर डेप्थ में क्वेश्चन पूछता है। और मैंने जो आपकी एनसीईआरटी है 9th और 10th क्लास की बिल्कुल डेप्थ में ही करवाई है, क्योंकि आपकी 7th और 8th क्लास की एनसीईआरटी है, वहां से एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन उठाता है कि ये विधा क्या है, इसकी विधा का मतलब क्या है, कि आप उसकी वो नाटक है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, या फिर उस क्या है वो। और काव्य में आपसे पूछता है, किसी कवि की पंक्तियां दे देता है और पूछता है ये पंक्तियां किसकी है। अब आप छोटे बच्चे तो हो नहीं 9th 10th क्लास के, कि आपसे क्या पूछी जाएगी, व्याख्या पूछी जाएगी। तो मैं जिस तरह से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट करता है उसी तरह से वहां पर आपका सिलेबस कवर करवाया जा रहा है। अब बात आती है कि इस सिलेबस को हम पूरा कैसे करें। मैंने बता दिया, जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो मेरे साथ टीचिंग गोल्स ऐप पर जुड़ सकता है, मेरे साथ वहां पर रिलाई कर सकता है, क्योंकि मैं वहां पर आपको बिल्कुल डेप्थ में, अगर कोई बच्चा नेट की तैयारी कर रहा है या फिर एचटेट पीजीटी की भी तैयारी कर रहा है तो भी उसके लिए ये बैच क्या है, बेनिफिशियल है। क्योंकि जो नेट सिलेबस है वहां पर आपकी जो दूसरी यूनिट है हिंदी साहित्य की, यूजीसी नेट हिंदी का जो सिलेबस है उसमें आपकी दूसरी यूनिट है, कौन सी है, हिंदी साहित्य। और संपूर्ण हिंदी साहित्य कहने को आपकी ये 4 काल है, आदि, भक्ति, रीति और आधुनिक काल। और ये वो बच्चा भी जानता है जो एग्जाम की तैयारी करता है, और वो टीचर भी जानता है जो एग्जाम की तैयारी करवाता है या फिर इस सिलेबस को कैसे कवर करवाता है। अगर मैं हमारे हिंदी साहित्य सब्जेक्ट की बात करूं तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है बेटा, कि हमारा जो हिंदी साहित्य वो अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में लेंथी सिलेबस है हमारे हिंदी साहित्य का, क्योंकि आदि, भक्ति, रीति और आधुनिक काल में अनगिनत कवि हैं, अनगिनत उनके क्या है, रचनाएं हैं, और उनके जो निबंध हैं, उपन्यास हैं। कहने का मतलब है कि हमारा हिंदी साहित्य बहुत ही लेंथी सिलेबस है। अब इस सिलेबस को आप कैसे पूरा करें? एक तो आपके पास मैंने उपाय बता दिया कि आप मेरे साथ टीचिंग गोल्स ऐप पर जुड़कर इसको पूरा कर सकते हैं, क्योंकि करने को बच्चा बेटा 1 महीने में अगर बच्चा करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। सिलेबस को पूरा करने के लिए आप अगर मेरे साथ जुड़ते हैं तो वहां पर अगर आप पर डे 2 वीडियो को भी 2x पर देखते हैं तो आप अपने सिलेबस को कवर कर जाओगे। क्या पढ़ूं और क्या न पढ़ूं, ये सबसे बड़ा सवाल बच्चे के दिमाग में होता है कि अब 1 महीना बचता है, इसमें मैं क्या पढ़ूं और क्या न पढ़ूं। पढ़ने को तो बेटा आपको सब कुछ पढ़ना है, आपके हिंदी साहित्य में जितना भी सिलेबस दिया गया है, आदि, भक्ति, रीति, आधुनिक काल में जितने भी कवि हुए हैं उन सबको आपको पढ़ना है। लेकिन अब यहाँ पर आपको कैसे पढ़ना है, अब आपको यहाँ पर स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है।
स्मार्ट तरीके से कहने का मतलब क्या है कि जो मेन मेन कवि हैं, पहले तो आपको पिछले जो पीवाईक्यू हैं, उनको देखना है। उन पीवाईक्यू का आपको एनालिसिस करना है कि किस तरह से, कहाँ से एग्जामिनर ज्यादा क्वेश्चन उठाता है। बात करें हिंदी साहित्य को कैसे पूरा करें, क्या पढूं क्या ना पढूं, या हिंदी साहित्य को कैसे पूरा करें। हिंदी साहित्य को पूरा करने के लिए बेटा आप लोगों को वही बात है कि क्या करना होगा। आपको जो मेन मेन कवि हैं, सबसे पहले तो हमारा जो हिंदी साहित्य है, जो हमारा हिंदी साहित्य है, वो कहाँ से शुरू होता है, हिंदी साहित्य लेखन परंपरा। हिंदी साहित्य लेखन परंपरा में क्या आता है आप लोगों का कि किस लेखक ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, उन उसको कहाँ तक उसने पूरा किया है उस ग्रंथ को, और कौन सी उसने पद्धति अपनाई है, और साथ में उसने क्या किया है, उस ग्रंथ में कितने नामकरण दिए हैं। नामकरण की अगर मैं बात करूं, आपके सामने सॉरी जॉर्ज गिरियसन का ग्रंथ आता है, उसमें उन्होंने अपने ग्रंथ को कितने भागों में बांटा है, 11 कालखंडों में उन्होंने अपने ग्रंथ को बांटा है। किसने? जॉर्ज गिरियसन ने। और जो ये 11 कालखंड दिए हैं उन्होंने, उसमें 1 से लेकर 11 तक आपको वो सभी जो ये कालखंड है आपको क्रम से याद करने हैं, क्योंकि एग्जामिनर जायसी बार बार मुंह से निकल रहा है, जॉर्ज गिरियसन के जो कालखंड दिए हैं उनसे एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है। जैसे एक बार पूछा गया था कि चारण काल किसने कहा है, किसने कहा है, जॉर्ज गिरियसन ने। किसको? आदिकाल को। एक बार पूछा गया था कि वीर जो रीति काव्य है वो जॉर्ज गिरियसन ने कौन से स्थान पर रखा है, तो 7वें स्थान पर रखा है। तो आप समझ गए होंगे कि जॉर्ज गिरियसन ने जो काल विभाजन किया है उन सबको आपको ध्यान में रखना है। साथ में जितने भी हिंदी साहित्य लेखन परंपरा के लेखक हुए हैं, उन्होंने कौन सा ग्रंथ रखा, किस पद्धति को अपनाया, और कहां तक उन्होंने उस ग्रंथ को लिखा है। कहां तक लिखने का मतलब है, जैसे आप राम कुमार वर्मा को पढ़ते हो, राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ को अधूरा छोड़ा, क्योंकि उन्होंने भक्ति काल तक ही क्या किया है, अपना काल विभाजन ये ग्रंथ लिखा है। बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया है बेटा, छायावाद तक ही क्या किया है, अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है। प्रगति प्रयोगवाद की वो कहीं पर कोई चर्चा नहीं करते। फिर हम बात करें आदिकाल का, आदिकाल नामकरण किस किसने क्या क्या दिया है, और हिंदी का पहला कवि किसने क्या क्या माना है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली बनेंगे। एक मैंने आपको बता दिया हिंदी साहित्य लेखन परंपरा, और इसमें कौन से लेखक ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, और फिर जॉर्ज गिरियसन ने जो काल विभाजन किया है उसमें उन्होंने किस प्रकार से काल विभाजनों का क्रम रखा है, वो ध्यान रखना है। 3-4 क्वेश्चन आपके यहाँ से कंफर्म है। फिर हम बात करते हैं आदिकाल में। आदिकाल के कौन कौन से कवि हैं, जैसे कि आपके हो गए कौन से, स्वयंभू हो गए, पुष्पदंत हो गए, अब्दुल रहमान हो गए, मुनि राम सिंह हो गए, जोइंदी हो गए, हेमचंद्र देवसेन। ये 5-6 कवि आते हैं आदिकाल में, इनको आपको करना है। फिर आपका आता है रासो साहित्य। रासो साहित्य में आप लोगों को खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो में आपको क्या करना है, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिक, अप्रामाणिक और अर्ध प्रामाणिक किस किसने माना है, ये सब आपको याद करना है। फिर बिसल देव रासो, बिसल देव रासो के जो 4 खंड आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, उस खंड में क्या है, किस खंड में ये बताया गया कि राजमती से रूठकर बिसलदेव उड़ीसा चले जाते हैं, किसमें ये बताया गया है कि उनका पुण्य मिलन होता है, किसमें उनके विवाह का वर्णन किया गया है। फिर हम बात करते हैं अमीर खुसरो और विद्यापति को। अमीर खुसरो और विद्यापति के ऊपर विद्वानों ने क्या क्या कथन कहे हैं, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल है, बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इन्होंने क्या कुछ कहा है इनके ऊपर, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर बात करते हैं सिद्धों में। सिद्धों में आपके सरहेपा, सबरपा, ढोंबीपा, कन्हपा और ढोंबीपा, इन 5 कवियों को आपको तैयार करना है। फिर बात करते हैं हम सिद्ध नाथों के ऊपर, तो नाथों में किसने नवनाथ संख्या मानी है, किसने सिद्धों की संख्या 84 मानी है, और कौन से नाथ कवि हुए हैं जो पहले सिद्ध थे और बाद में क्या हो गए, नाथ में कन्वर्ट हो गए थे। अब हम बात करते हैं हमारा कौन सा काल आता है, हमारा आदिकाल के बाद आता है भक्ति काल। भक्ति काल में सबसे पहले तो भक्ति के उदय के कारण, और एक बात और बोलना चाहूंगी, भक्ति काल आदि भक्ति रीति और आधुनिक काल की विशेषताएं। सबसे पहले आपको विशेषताएं यानी कि राजनीतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक परिस्थिति किसकी कौन सी रही है, वो सब आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि प्रवृत्तियों से भी कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। भक्ति काल 4 भागों में बटा हुआ था। निर्गुण में आपके कौन आते थे, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी में आपके जैसे कि संत हो गए, रईदास हो गए, दादू दयाल हो गए, मुलुकदास हो गए, इन सुंदरदास हो गए। इन सब कवियों को, 5 कवियों को आपको अच्छे से याद करना है। फिर जायसी प्रेम मार्गी में हम देखते हैं तो जायसी हो गए, कुतुबुन हो गए, उस्मान हो गए आपके, और कौन से रह जाते हैं, उस्मान, अब्दुल
उस्मान के बाद आपके जैसे कि कुतुबुन की मिर्ग-हावती है, किसने पहली रचना ये इसकी मानी है, प्रेम मार्ग की शाखा की। फिर हम बात करते हैं आदिकाल के फिर हमारा राम भक्ति शाखा आता है और कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा में आपको अष्टचाप के जितने भी कवि हैं उनको, और जो निरपेक्ष कवि थे कौन थे, रसखान थे, मीराबाई थी और रहीमदास थे। इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर हम बात करें आपकी ये कृष्ण सॉरी राम काव्य धारा है, इसमें तुलसीदास मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तुलसीदास ने कौन से ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखे और कौन से अवधि में लिखे। रामचरितमानस कब लिखा, कितने कांड थे और किसके कहने पर सबसे पहले रामचरितमानस उनको किनको सुनाया था, ये सब आपको ध्यान रखना है। फिर राम भक्ति शाखा में आपको प्राणचंद्र चौहान, हृदयराम, इन कवियों को भी साथ में देखना है। अगर मैं बात करूं रीतिकाल की, तो रीतिकाल में आपको रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिसिद्ध कवियों में आपको बिहारी को, और रीतिमुक्त कवियों में आपको घनानंद, आलम, बोधार ठाकुर और द्विजदेव, इन 5 कवियों को करना है। और रीतिसिद्ध कवियों में आपको बिहारी को करना है। बिहारी के ऊपर किस आलोचक ने क्या क्या कहा है वो सब आपको अच्छे से देखना है। बात करूं अगर मैं रीतिसिद्ध कवियों की, सॉरी रीतिबद्ध कवियों की, तो चिंतामणि भूषण, मतीराम, देव, भिखारीदास, पद्माकर, ये 5 कवि ऐसे हुए हैं जिनकी रचनाएं और उनके किस आलोचक ने, यानी कि रामचंद्र, खासकर तो रामचंद्र शुक्ल से ही रीतिकाल से क्वेश्चन उठाता है कि इस कवि के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। बात करें आदिकाल की, तो आदिकाल आपका सबसे लेंथी है। आदिकाल में आपको भारतेंदु, द्विवेदी मंडल के जितने कवि हैं, भारतेंदु मंडल के कवि कौन से हैं, द्विवेदी मंडल के कौन से कवि हैं, उनको देखना है। फिर हम बात करें द्विवेदी युग के बाद आपका आता है छायावाद। छायावाद में आपके जो 4 इंपॉर्टेंट है कौन कौन से, प्रसाद पंत, निराला और महादेवी वर्मा, इनको देखना है। इनकी रचनाएं कौन सी हैं, इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं इन रचनाओं के ऊपर, ये सब आपको देखना है। और प्रसाद की कामायनी आती है, उसके जो 15 सर्ग है वो आपको अच्छे से देखना है। 15 सर्ग जैसे कि चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, संपन्न संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, जो ये 15 सर्ग आए हैं, ये भी आपसे पूछे जाते हैं कि पहले से बाद में इन कर्मों को, इन सर्गों को लगाइए। फिर हम बात करते हैं प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। प्रयोगवाद में आता है आपका तार सप्तक। तार सप्तक, पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। इनके कवि कौन कौन से हुए हैं, आपसे पर्टिकुलर ये पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सा कवि तार सप्तक में आता है, कौन सा कवि दूसरे सप्तक में आता है। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे सप्तक में कितनी कवियत्री हैं, ये सब आपको देखना है। और ये सब मैं आपको आपके टीचिंग गोल्स ऐप पर ये सब मैं आपको कंप्लीट वहां पर करवा चुकी हूँ। फिर आप गद्य साहित्य में अगर देखते हो तो आपके नाटक, कहानी, नाटकों में अगर मैं बात करूं, नाटक भारतेंदु, द्विवेदी, सॉरी आपके भारतेंदु हैं, आपके कौन है, जयशंकर प्रसाद है, विषम सहानी है, मोहन राकेश हैं, आपके फिर ये जगदीश चंद्र माथुर हैं, ये जो कवि सॉरी लेखक हुए हैं, इनके नाटकों को आपको अच्छे से देखना है। फिर उपन्यासों में सबसे पहले तो आपके कौन आ जाते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी आ जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद हो गए, आपके जगदीश चंद्र माथुर वहां पर भी है, विषम सहानी भी है, यानी कि मेन जो लेखक हुए हैं उनके उपन्यासों को आपको अच्छे से याद करना है। कहानी, संस्मरण, रिपोर्टाज, ये सब आपको वहां पर अच्छे से देखना है। अच्छे से देखना है कहने का मतलब है कि अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हो तो मैंने जो ये कवि या लेखक बताए हैं इनको आपको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। फिर बात करते हैं एनसीईआरटी पढ़ने का बेस्ट तरीका। वैसे तो मैं एनसीईआरटी बिल्कुल डेप्थ में आपको आपके ऐप पर पढ़ा चुकी हूँ। अगर बच्चा सेल्फ स्टडी करता है तो एनसीईआरटी पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है बेटा, एनसीईआरटी को पढ़ने से पहले आपका जो सिलेबस दिया गया है एनसीईआरटी का, चाहे वो 6, 7, 8, 9, 10 कोई सी भी क्लास हो, सबसे पहले तो जो सिलेबस दिया गया है आपके एनसीईआरटी के आगे, जैसे ही आप एनसीईआरटी खोलते हो तो उसमें किस लेखक ने कौन सी रचना लिखी है, यानी कि वो विधा का नाम ध्यान रखना है आपको, वो कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, संस्मरण है, क्या लिखा है उसने, और जो भी कविता है उसके कवि कौन है, ये सब आपको अच्छे से, सबसे पहले तो आपके पास एनसीईआरटी का क्या सिलेबस आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। अगर आप बीच में लाइन टू लाइन पढ़ सकते हो तो पढ़ सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हो। फिर आपको पीवाईक्यू कितने साल तक के करने हैं, पीवाईक्यू आपको 21 से लेकर आपको 24 तक, ये पीवाईक्यू आपके लिए रामबाण का काम करेंगे। अगर जो अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ है उसके पीवाईक्यू कहने का मतलब है कि आप 21, 22, 23, 24 यहाँ तक के पीवाईक्यू अगर आप लगाते हो तो आप मतलब एनालिसिस करते हो कि किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आप उसी तरह से क्या करते हो, अपनी तैयारी को पकड़ते हो। तो मैंने बता दिया कि आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, अपना सिलेबस से 1 महीने में कैसे कवर करना है, आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, पीवाईक्यू कितने साल के लगाने हैं, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, अपने सिलेबस को मैं कैसे पूरा करूं। तो ये सब आपको
मतलब किस तरह से पूरा कर सकते हो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब 1 महीना आपके पास है, तो मैं फिर से कहना चाहूँगी, आप मेरे साथ टीचिंग गोल्स ऐप पर जुड़ सकते हो। वहाँ पर मैंने बता दिया आपको, जो आपके एनसीईआरटी हिंदी साहित्य सब कुछ कवर किया जा रहा है। पीवाईक्यू, एमसीक्यू, मेरे द्वारा बनाए गए एमसीक्यू, क्योंकि मेरे जो एमसीक्यू आप देखोगे वो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर मैं आपको बनाकर वहाँ पर उपलब्ध करवाती हूँ। वीकली वहाँ पर आपको टेस्ट दिया जाता है। हफ्ते में जितना भी कंटेंट करवाया जाता है उसका जो है मतलब उसके एमसीक्यू मेरे द्वारा आपको वहाँ पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको वहाँ पर दिया जा रहा है। मिनिमम फीस आपकी रखी गई है। साथ में अब आपके लिए 20 तारीख तक आपका डिस्काउंट वहाँ पर कर दिया गया है। तो आप मेरे पर रिलाय करके, अपने आप पर विश्वास करके आप अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। करने को तो इंसान कुछ भी कर सकता है, और अब आपके पास 1 महीना है, तो 1 महीने में तो आदमी जो चाहे वो कर सकता है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और साथ में फीडबैक भी दिया करें, ताकि मैम को हौसला मिलता रहे। तो तब तक के लिए